वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा आईसी इंजन का 10th लेक्चर है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कार्बोरेटर के बारे में, उसकी बेसिक्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोरेटर और वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्बोरेशन, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि आज हम कार्बोरेटर के लिए एयर फ्यूल रेशियो का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम जो आपके सामने है ये आपने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर में इसमें आपको सब कुछ बताया गया है, ये आप थोड़ा एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब डेरिवेशन पार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो डेरिवेशन है, दोनों में फ्यूल एयर रेशियो का ही डेरिवेशन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक डेरिवेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है और दूसरा एग्जैक्ट एनालिसिस है। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस का मतलब कि एयर इज टेकन एज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल का मतलब रो इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा देन बर्नौलीज लॉ इज एप्लीकेबल। जब भी फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल होगा तो आपका बर्नौलीज प्रिंस के जो लॉ हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ये वही डायग्राम है, ये थ्रॉटल है, फ्लोट ये लेबल है इनसाइड द फ्लोट चैम्बर। ठीक है, ये टिप का लेबल है। ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक या यूं कहिए कि चोक का लेवल है। ठीक है, तो चोक के लेवल को हमने 0.1 नॉमेनक्लेचर में 1 रखा है, टिप के लेवल को 2 रखा है और फ्लोट के लेवल को 3 लेवल किया है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस का मतलब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि टेकिंग रो एज अ कांस्टेंट, रो ऑफ एयर। ठीक है, रो ऑफ एयर एज अ कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा फ्लूइड क्या है, एक तो आपका ये एयर है, दूसरा फ्लूइड क्या है आपके पास, फ्यूल। और नॉर्मली लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, नॉर्मली लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो फ्लूइड जो है, फ्यूल जो है वो आपका ऑलरेडी इनकम्प्रेसिबल है। ये एयर जो है वो आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड है। तो यहाँ हमने एजम्पशन लिया है कि रो इज अ कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब ये लेवल्स आपको पता हो गए हैं। अब आप, बहुत इजी डेरिवेशन है, आपको क्या करना है, स्टेप स्टेप जो है वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपने वेंचुरी में किया होगा सेम स्टेप्स यहाँ पे हैं। जो आपने वेंचुरी में किया है, जैसे ये वेंचुरी ट्यूब ऐसे बनाते हैं आप। ठीक है, तो आप यहाँ और यहाँ लेवल 1 और लेवल 2 लिखते हैं, फिर इस दोनों के बीच में क्या करते हैं, बर्नौलीज लॉ लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पॉइंट, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे तो जो इक्वेशन आएगी वो आएगी, बर्नौलीज के लॉ क्या होता है, P बाई रो प्लस सी स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ जी भी होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये जी हटा भी सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाता है। अगर कंडीशन ये है कि दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो ये आपका बर्नौलीज लॉ हो गया। अब इसके यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे P1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे एंट्री हो रही एयर की, P1 अपॉन
रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर, प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और एयर के लिए हमने यहाँ सफिक्स ए लिया है और इसका सफिक्स 1 है फॉर द सेक्शन, ठीक है। प्लस जेड जी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 1 के लिए। अब सेक्शन 2 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 अपॉन रो ए, कंप्रेसिबल जो है हमने नहीं माना है, इसको इनकम्प्रेसिबल माना है, ठीक है। प्लस सी ऑफ एयर एट पॉइंट 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड जी। अब देखिए यहाँ से, सॉरी, ये जो जेड है ये अभी इसको मत समझिएगा, इसके बीच का डिफरेंस मान लीजिए, चलिए एच है, इसको एच लिख लीजिए, ठीक है। तो एक तरफ एच आएगा, अगर ये इसको आप डेटम लेते हैं, इसको डेटम लेते हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेड जी की जगह एच जी हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। तो ये है, आप ऐसे अप्लाई करेंगे आप बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो एजम्पशन यहाँ पे आपको जो फार्मूला दिख रहा है उसमें एच टर्म एब्सेंट है, तो इसका एजम्पशन क्या है कि ये सेक्शन ए या सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में जो एच है या जो हाइट का डिफरेंस है, ये एच, ये बहुत स्मॉल है, इसलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया है, ठीक। इस एजम्पशन को ध्यान में रखते हुए आपको ये बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड एजम्पशन क्या है, यहाँ पे जो एयर की इनलेट वेलोसिटी है CA1, ये भी बहुत स्मॉल है, बिकॉज इट इज एन अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, तो ज़्यादातर चीज़ें नेगलेक्ट ही हो जाती हैं। ये भी स्मॉल बहुत माना गया है, तो इसको भी हमने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया। यहाँ पे जो एच वाला टर्म आता है ये भी आपका 0 हो गया, ठीक है। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आई P1 अपॉन रो ए इज इक्वल टू P2 अपॉन रो ए प्लस C2 स्क्वायर CA स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। अब आप CA2 को अगर इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे तो ये इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, P1, ये P2 बाई रो ए को आप लेफ्ट साइड ले जाइए तो P1 माइनस P2 अपॉन रो ए आ जाएगा, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब P1 माइनस P2 को हमने डेल P लिख दिया है। डेल P इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन, यहाँ और यहाँ के बीच में ये डिफरेंस है डेल P, ठीक है। वर्किंग में हमने आपको बताया था वेंचुरी इफेक्ट के बारे में, तो वही ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी पता हो गई, इस सेक्शन पे आपकी एयर की वेलोसिटी पता हो गई है आपको, ठीक। अब आप जानते हैं कि मास फ्लो रेट अगर किसी चीज का निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है रो ए इंटू वी, ठीक है। रो ऑफ द फ्लूइड, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी एट दैट सेक्शन, ठीक है। रो ऑफ द फ्लूइड, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी एट दैट सेक्शन। अब ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमको यहाँ इस पॉइंट 2 पे या सेक्शन 2 पे मास फ्लो रेट चाहिए एयर का, ठीक है। तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर इज रो ए वी, A2 इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। CA2 इज द वेलोसिटी एंड रो इज ए इज द डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। अब हमने CA2 की वैल्यू अभी निकाली है, ठीक है। तो ये उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो जब ये रखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, A2 रो ए अंडर रूट 2 डेल्टा P अपॉन रो ए। इस रो ए से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ बचेगा अंडर रूट रो ए, ठीक है। और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा A2 अंडर रूट 2 रो ए इंटू डेल्टा P, ठीक है। तो ये जो आपका मास फ्लो रेट ऑफ एयर आया है, दैट इज द थ्योरेटिकल मास फ्लो रेट,
थ्योरेटिकल मास फ्लो रेट, ठीक है। अब एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें, जैसे आपने वेंचुरी में एक्चुअल निकाला होगा तो उसमें आपने कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD से मल्टीप्लाई किया है, वैसे यहाँ पे भी है, आपने एक डिस्चार्ज फैक्टर CD से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्चुअल मास फ्लो रेट ऑफ एयर आ गया एट द वेंचुरी सेक्शन, ठीक है। तो ये आपका मास ऑफ एयर आ गया, हमको निकालना है एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है। एयर फ्यूल रेशियो निकालना है, मतलब मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल। तो जैसे मास ऑफ एयर के लिए हमने रो ए वी अप्लाई किया, वैसे ही मास ऑफ फ्यूल के लिए हम रो ए वी अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन है, लेकिन जब फ्यूल है तो फ्यूल के लिए ये छोटा वाला क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। क्लियर। रो ऑफ एयर की जगह रो ऑफ इसमें जो फ्यूल भरा है उसकी, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप, m इज इक्वल टू रो, अगर m ऑफ फ्यूल निकालना है तो रो ऑफ फ्यूल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू CF, ठीक है। CF इज द फ्यूल वेलोसिटी। अब हमको फ्यूल वेलोसिटी चाहिए, तो हमने यहाँ क्रॉस सेक्शन 1 और 2 में बर्नौलीज लॉ लगा के हमने CA निकाला था। अब फ्यूल के लिए दो लेवल कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, यहाँ पे हम बर्नौलीज लॉ लगाएंगे तो हमको CF मिलेगा, मतलब फ्यूल वेलोसिटी, ठीक है। ठीक। अब देखिए सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के बीच में हमने बर्नौलीज इक्वेशन लगाया है, तो ये आया है P3 अपॉन रो एफ प्लस CF3, यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी, ठीक है। CF3 मतलब इस पॉइंट 3 पे या सेक्शन CC पे या सेक्शन 3 जो भी आप समझ लीजिए, इस पॉइंट 3 पे इसकी वेलोसिटी है CF3, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है P2 इज द प्रेशर, CF2 इज द वेलोसिटी, CF2 इज द वेलोसिटी ऑफ फ्यूल एट दिस पॉइंट, ठीक है, नोजल से जब निकल रहा है, प्लस GZ इज द, ये हाइट जो है, ये हाइट Z, अब ये हाइट आप कहेंगे कि ये ज़्यादा बड़ा था, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और ये छोटा है फिर भी इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दिस हाइट इज द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एनी कार्बोरेटर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम एनालिसिस से नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए सपोज करिए कि आपका ये जो बी सेक्शन है और ये आपका सी सेक्शन है, ये बी सेक्शन आपका यहाँ नीचे आता चला जा रहा है, ठीक है। मतलब आपका ये जो फ्यूल नोजल का टिप है ये इसी लेवल पे है जिस लेवल पे फ्लोट है, ठीक है। जो नोजल का टिप है वो फ्लोट के लेवल पे आके आपने सेट कर दिया, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आपने क्या किया कि नोजल के टिप को फ्लोट के लेवल पे सेट कर दिया, तो उससे क्या नुकसान होगा, क्योंकि जब आपकी गाड़ी मान लीजिए कहीं खड़ी है और बाहर एयर है, बाहर एयर फ्लो हो रही है, ठीक है, तो एयर फ्लो होके फिल्टर के थ्रू इस चैम्बर में भी आएगी या इस ट्यूब में भी आएगी, इसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। इसको रोकने के लिए आपके पास जो है कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं होता है, ये फ्लो और हमेशा इसमें थोड़ा थोड़ा होता रहता है। और सपोज करिए कि मान लीजिए कि एयर की वेलोसिटी कुछ बढ़ती है या एयर का इनफ्लो इसमें कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है, और इतना होता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर ड्रॉप है वो इतना हो जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। यहाँ पे आपका प्रेशर क्या होता है नॉर्मली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपने जो नीचे किया है इस पॉइंट पे प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, मतलब लेस देन PATM हो गया, और आपकी बाइक अभी भी खड़ी है, ठीक है। तो जब बाइक खड़ी रहती है तो उस वक्त आपको फ्यूल सप्लाई
नहीं चाहिए होती है, फ्यूल सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जब भी बाइक आपकी खड़ी होगी तो आपको फ्यूल सप्लाई की ज़रूरत नहीं होगी, और बिकॉज ऑफ एयर फ्लो, ठीक है, अगर किसी भी कारण से यहाँ पे इस पॉइंट पे जो आपने इसको नीचे रखा है उस पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ और यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ से फ्यूल ऑटोमेटिकली यहाँ फ्लो करेगा ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, और आपकी बाइक खड़ी होने के बावजूद भी फ्यूल नोजल टिप से निकलना शुरू कर देगा। ठीक है, फ्यूल आपकी इस नोजल टिप से निकलना शुरू कर देगा, और इसको बोलते हैं आप जो हिंदी में नॉर्मल आप बोलते हैं कि बाइक हमारी ओवरफ्लो हो गई है। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो की कंडीशन ना आए बार बार, इसीलिए इस नोजल टिप को हम इस फ्लोट लेवल से थोड़ा ऊपर रखते हैं। ठीक है, कि किसी कारण से अगर मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पे प्रेशर ड्रॉप होता है और लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता भी है, तो भी जो फ्लूइड यहाँ से फ्लो करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा ड्यू टू फ्लूइड फ्लो, ये इस प्रेशर ग्रेडियंट को नलिफाई कर देगा। ठीक है, तो ये वजह है कि हम ये जो टिप है ये इसको इससे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, और ये जो पैरामीटर Z है इसको हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर दिया। अब मैनिपुलेशन है तो CF2 निकालने के लिए हमने ये किया, और एजम्पशन इसमें यह है कि CF3 इज 0। ठीक है, फ्यूल वेलोसिटी एट द इनलेट सेक्शन या एट द CC सेक्शन और 0.3 इज 0, तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका आया है P3 माइनस P2 अपॉन रो F माइनस GZ। ठीक है, अब 0.1 और 0.3 ये दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर हैं, तो इनके प्रेशर्स आपस में बराबर होंगे, तो P1 इज इक्वल टू P3 रख दिए, तो P3 की जगह हमने P1 रख दिया है। ठीक है, और P1 माइनस P2 आपने पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि व्हाट इट इज डेल P। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन आपका ये आ गया 2 अपॉन रो एफ अंडर ब्रैकेट डेल P माइनस रो एफ GZ। थोड़ा सा मैनिपुलेशन है वो आपको इजीली आता है। ठीक है, तो आपके पास फ्लूइड की वेलोसिटी आ गई। अब आपको मास फ्लो निकालना है तो MF निकालेंगे, MF इज रो एफ A इंटू CF। ठीक है, ये CF2 उठा के हम यहाँ रख देंगे इस पॉइंट पे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, AJ इज द वेलोसिटी सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट, यहाँ पे जो है इसका जेट का एरिया है। CF2 is the velocity of fluid at point 2, rho F is the density of fluid। ठीक है, अब आपने रख दिया तो ये आपका थ्योरेटिकल मास फ्लो रेट आ गया फॉर फ्यूल, और एक्चुअल निकालने के लिए क्या करेंगे आप उसमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन आ गया। अब आपके पास MA भी आ गया है और MF भी आ गया है। अब आपको क्या सिंपल क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो MA अपॉन MF निकालने के लिए आपको क्या करना है, MA आपने यहाँ निकाला हुआ है दिस, और MF आपने निकाला हुआ है ये। ठीक है, MA ये है और MF ये, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका एयर फ्यूल रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है। आपको फार्मूला से ज़्यादा फार्मूला कम याद रखना है, डेरिवेशन पोर्शन ज़्यादा याद रखना है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको इसमें फार्मूला पोर्शन का इस्तेमाल जो है वो डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको डेरिवेशन पोर्शन के थ्रू ही बढ़ना पड़ता है। तो डेरिवेशन याद रखिएगा, सिंपल है। आप पहले यहाँ 0.1 और 0.2 में लगाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन, 0.2 और 0.3 में लगाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन, और आपका मास कंजर्वेशन का या मास फ्लो रेट का फार्मूला अप्लाई करना है।
तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं एग्जैक्ट एनालिसिस। इसमें हम जो रो ऑफ एयर वहाँ कांस्टेंट माने थे, यहाँ कांस्टेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो जब कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 डायग्राम आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाया है। तो आपको पता है एनर्जी फ्लो U प्लस PV प्लस C स्क्वायर बाई 2 प्लस Q इज इक्वल टू U प्लस PV प्लस C स्क्वायर बाई 2 प्लस W प्लस Z1 प्लस Z2 ऐसा होता है। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। U प्लस PV को टुगेदर H लिखते हैं एंथैल्पी। तो H प्लस C स्क्वायर बाई 2 प्लस Q प्लस Z1 इज इक्वल टू H2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है H1 प्लस CA1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Q इज द हीट इनपुट, ठीक है, H2 प्लस W। अब एजम्पशन ये है कि फ्लो को हमने रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो माना है, ठीक है। फ्लो को हमने रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो माना है तो Q 0 हो जाएगा, W 0 हो जाएगा और हमने CA1 को पहले ही 0 मान रखा है तो ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो CA2 आ जाएगा अंडर रूट 2H1 माइनस H2 और H इज इक्वल टू आपको पता है CPT, ठीक है। तो H1 इज इक्वल टू CPT1 और H2 इज इक्वल टू CPT2। तो H1 को हमने यहाँ CPT से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर T1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस T2 बाई T1 आ गया, ठीक है। 1 माइनस T2 बाई T1 यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इजी है, बहुत टफ नहीं है, तो ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब चूंकि आपने फ्लो को एडियाबेटिक माना है तो PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वैलिड है, ठीक है। तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको याद ही होगा फॉर एडियाबेटिक फ्लो, ठीक है। तो इससे हमको CA2 पता चल गया। अब वही पुराना फार्मूला है, हमें इज इक्वल टू रो A CA1 इज इक्वल टू रो A2 CA2, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने फ्लूइड को कंप्रेसिबल नहीं माना, सॉरी कंप्रेसिबल माना है, इसका मतलब रो2 इज, ये जो रो2 है ये चेंज होगा, एंट्री क्या होगी रो1 पे, और जहाँ पॉइंट ये 1 है और ये 2 है सेक्शन, यहाँ से रो1 है और यहाँ रो2 है, तो अगर इसको कंप्रेसिबल मानते हैं तो ये रो2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रो2 निकालने के लिए यही फार्मूला PV पावर गामा, ठीक है, V1। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रो1, ये आपको पता है। तो V1 की जगह 1 अपॉन रो1 लिख दिया और V2 की जगह 1 अपॉन रो2, तो रो2 ऊपर चला गया, रो1 नीचे आ गया। तो रो2 इज इक्वल टू रो1 P2 बाई P1 1 बाई गामा, ठीक है। तो MA एट द सेक्शन 2, ये हो गया फार्मूला रो2 इंटू सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया और CA2 हमने यहाँ निकाल रखा है, रो2 हमने यहाँ निकाल रखा है, A2 जो है वो कांस्टेंट है तो हमने ये वैल्यू रख दी सबकी, तो ये फार्मूला आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये P2 बाई P1 को हमने ये ब्रैकेट के अंदर ले गए हैं तो ऐसा फार्मूला आया है, ठीक है। ये मैनिपुलेशन है, सीधे सीधे ये P2 बाई P1 की पावर 1 बाई गामा को हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ, ठीक है, आ गया। और तो हमने इससे मास ऑफ एयर निकाल लिया। अब हमको निकालना है मास ऑफ फ्यूल, तो इसके लिए फॉर्मूला है रो एफ एरिया ऑफ द जेट इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्यूल। अब वेलोसिटी ऑफ फ्यूल हम पहले भी निकाल चुके हैं, यहाँ पे ये फार्मूला अप्रोक्सीमेट में भी वैलिड है
और एग्जैक्ट में भी वैलिड है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट में हमने क्या डिफरेंस है, रो कांस्टेंट, लेकिन चूंकि ये फ्यूल है लिक्विड और ये ऑलरेडी इनकम्प्रेसिबल है तो दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे AgCF2 इंटू रो एफ, Aj और ये वही फार्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया है। ठीक, यहाँ जो फार्मूला था ये Aj इंटू 2 रो एफ डेल पी माइनस रो एफ जी जेड, उसको हमने यहाँ डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया है। ठीक है, तो दोनों के लिए हाँ, कुछ बटन दब गया, लॉक हो गया सिस्टम, तो दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, अब चलिए इसमें देखिए, यहाँ पे हमने जो फार्मूला निकाला है आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें थोड़ा मैनिपुलेट करके इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक स्टेट इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT या P इज इक्वल टू रो RT और रो इज इक्वल टू P अपॉन RT। ठीक है, तो रो 1 इज इक्वल टू P1 अपॉन RT1। हमने यहाँ से क्या किया है कि इस रो 1 को हटाएंगे। ठीक है, तो इस रो 1 की जगह हमने ये रख दिया और अंदर से यहाँ से ये T1 कॉमन लेके बाहर ले आए हैं, तो यहाँ अंडर रूट T1 आ गया है। तो P1 ये फार्मूला आ गया, P1 T1 रो का टर्म गायब हो गया है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब डेंसिटी का टर्म आपके फार्मूले से हट गया है। तो ये आपका थ्योरेटिकल मास फ्लो रेट आ गया, ये भी वैलिड है, ये भी थ्योरेटिकल मास फ्लो रेट है इन टर्म्स ऑफ रो, और ये भी वैलिड है विदाउट रो। ठीक है, तो अगर आपको एक्चुअल निकालना होगा तो क्या करेंगे, CD से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप एक CD लगा दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो ये एक्चुअल आ जाएगा। ठीक है, M एक्चुअल, तो आपने MA एक्चुअल निकाल लिया और मास ऑफ फ्यूल अगर एक्चुअल निकालना होगा तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ फ्यूल। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको एयर फ्यूल रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फ्यूल तभी फ्लो करेगा जब डेल P इज ग्रेटर देन रो एफ जी जेड। ठीक है, डेल P इज ग्रेटर देन, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने जो आपको बताया था कि यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा इस केस के बीच में, वो है, सॉरी, इसके बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा वो होगा डेल P। इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये फ्यूल यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है रो जी जेड। अगर ये पॉइंट 0.2 नीचे आता है, ठीक है, या ये डेल P इस रो जी जेड से ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है, तो ये फ्यूल इसको फ्लो हो जाएगा। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट अगर इस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है इससे, या इसको रेजिस्टेंस कह लीजिए, फ्लो रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो फ्लूइड फ्लो करेगा, और अगर फ्लो रेजिस्टेंस ज्यादा है प्रेशर ग्रेडियंट से तो फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा। वही इस फार्मूले में है, वही हमने आपको समझाया था। ठीक है, तो व्हेन डेल P इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, देयर इज नो फ्लो। व्हेन डेल P इज ग्रेटर देन रो एफ जी जेड, देयर विल ऑलवेज अ फ्लो। और अगर ये डेल P बढ़ता गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो मास ऑफ फ्यूल है वो बढ़ता जाएगा।
ठीक है। अगर ये डेल पी बढ़ता गया तो मास ऑफ फ्यूल फ्लो बढ़ता जाएगा। यहाँ देखिए, अगर ये डेल पी बढ़ता जाएगा तो मास ऑफ एयर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और फ्यूल में देखिए, अगर ये डेल पी बढ़ता जाएगा तो CF2 बढ़ता जाएगा, फ्लू वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और मास ऑफ फ्यूल फाइनली बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जब भी डेल पी किसी भी रीजन से, और डेल पी कब बढ़ सकता है? यहाँ देखिए आप, अगर आप यहाँ से इस फार्मूले से आप डेल पी निकालें तो CA² बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल पी अपॉन रो ऑफ एयर। यहाँ देखिए, यहाँ से आप सीधे इस पे आ सकते हैं, ठीक है। CA1 इज 0, तो P1 माइनस P2 इज डेल पी अपॉन रो ए CA² बाई 2, ठीक है। और डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर डेल पी इज इक्वल टू हो जाएगा CA² इंटू रो ए बाई, या यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। CA² इंटू रो ए इंटू मल्टीप्लाइड बाई, अब रो ए को हमने कांस्टेंट मान लिया, 2 भी कांस्टेंट है, तो डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CA²। अब अगर यहाँ पे इस सेक्शन पे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, इस सेक्शन पे वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो डेल पी बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये क्रॉस सेक्शन आप कम करते जाएंगे तो वेलोसिटी एट द सेक्शन बढ़ते जाएगा, और वेलोसिटी एट द सेक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब डेल पी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर इस सेक्शन पे किसी भी वजह से वेलोसिटी आपकी बढ़ती है, ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा, ये CA1 0 नहीं होगा। तो अगर इस सेक्शन पे आपकी वेलोसिटी बढ़ती है, CA एट दिस सेक्शन इंक्रीजेस, दिस इंडिकेट्स डेल पी इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर CA बढ़ता जाता है तो डेल पी बढ़ता जाएगा और आपका फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करता जाएगा इन द कार्बोरेटर ट्यूब। और अगर आपका फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करता जाएगा तो मास ऑफ फ्यूल अपॉन मास ऑफ एयर, ये फ्यूल बढ़ता जाएगा और ये एयर कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? रिच होता जाएगा। रिच का मतलब फ्यूल ज़्यादा होता जाएगा रेशियो में, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, और ये सिंपल कार्बोरेटर का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सिंपल कार्बोरेटर के ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए आगे हम कुछ अलग अलग डिवाइस लगाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि इफ डेल पी इंक्रीजेस, ठीक है, वो अगर आपकी इनपुट वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो आपका CA2 भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आपका मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इंक्रीज करेगा और मिक्सचर आपका रिच रिच होता चला जाएगा, मतलब आपका फ्यूल नुकसान होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सिंपल कार्बोरेटर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मिनिमम एयर वेलोसिटी एट द थ्रोट विच में कॉज फ्यूल फ्लो कैन बी एस्टिमेटेड एज, ठीक है। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जो फ्यूल को फ्लो करा दे, बस इतना, ठीक है। वो ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो डेल पी इज इक्वल टू रो एफ जी जेड। भाई देखो, डेल पी माइनस रो एफ जी जेड, ठीक है। जब डेल पी ज्यादा होगा इससे तो फ्लूइड फ्लो करेगा। व्हेन डेल पी इज ग्रेटर देन रो एफ जी जेड तो फ्यूल फ्लो करेगा, ठीक है। इससे कम होगा तो फ्यूल फ्लो नहीं करेगा। तो मिनिमम क्या होगा? इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब डेल पी प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर ड्रॉप कितना चाहिए? रो
एफ फ्यूल इंटू जी इंटू जेड, वही हमने यहाँ पुट कर दिया। तो दिस इज द मिनिमम एयर वेलोसिटी एट विच द फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम द फ्लोट चैम्बर टू द नोजल टिप। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट, ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है एट हाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर डेल पी इज वेरी लार्ज कंपेयर टू रो एफ जी जेड, ये तो बताया ही आपको। ठीक है, जब आपका फ्लो रेट हाई होता है, अभी बताया था कि फ्लो रेट हाई होगा तो डेल पी ज़्यादा होगा, तो अगर डेल पी बहुत ज़्यादा होगा तो फ्यूल फ्लो ज़्यादा करेगा। तो एयर फ्यूल रेशियो जो होगा वो ये होगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया है और कुछ किया नहीं है। ठीक है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे जो एजम्पशन था ये रख दिया है, ये पुट कर दिया है, तो ये रो जी जेड कट गया। ठीक है, सब कट पिट के सी डी ए अपॉन सी डी एफ ए टू अपॉन ए जे अंडर रूट रो ए अपॉन रो एफ आ गया। यहाँ देखिए ये जो आया है डेल पी माइनस रो एफ जी जेड, इसकी जगह हमने रो एफ जी जेड मैनिपुलेशन है अब। ठीक है, अब नीचे की लाइन लिखी हुई है फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट आल्सो रिवील्स दैट द डेंसिटी ऑफ एयर रिड्यूसेस द एयर फ्यूल रेशियो आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, ये आपको फार्मूले में दिख रहा है, अगर रो ए कम होगा तो एयर फ्यूल रेशियो कम हो जाएगा। द मिक्सचर बिकम्स रिचर। ठीक है, डेंसिटी कैसे कम होगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा बाहर का। ठीक है, अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर जो है लेस डेंस हो जाती है, उस कंडीशन में भी फ्यूल चार्ज जो है वो रिच हो जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखी है कि एट हाई एल्टीट्यूड द डेंसिटी ऑफ एयर इज लो, ये आपको पता ही है। द डेंसिटी ऑफ एयर एट द थ्रोट आल्सो रिड्यूसेस फॉर हाई रेट ऑफ एयर फ्लो थ्रू द कार्बोरेटर। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको बता दिया हमने, वही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, और ये डेरिवेशन जो है इम्पोर्टेंट है। अब चलिए ड्रॉबैक ऑफ सम सिंपल कार्बोरेटर देख लेते हैं। सिंपल कार्बोरेटर सफर्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड एयर फ्यूल रेशियो ओनली एट वन थ्रॉटल पोजीशन। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जैसे ही आपने थ्रॉटल ज़्यादा ओपन या कम किया, ठीक है, तो मास फ्लो रेट चेंज हो जाता है। एट ऑल अदर पोजीशंस द मिक्सचर इज आइदर लीनर और रिचर। लीनर का मतलब हो गया कि फ्यू मास एयर फ्यूल रेशियो है उसमें एयर कम हो जाएगा, और अगर एयर कम हो गया तो रिच हो जाएगा, एयर ज़्यादा हो गया तो लीन हो जाएगा। ठीक है, throttle opening changes the velocity of air. The opening changes the pressure differential between the float chamber and the venturi throat. अब यहाँ पे ये जो थ्रॉटल लिखा हुआ है इससे कंफ्यूज मत होइएगा, किसी किसी बुक में थ्रॉटल और चोक दोनों को थ्रॉटल ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप एयर का मास फ्लो रेट बढ़ाएंगे तो डेल पी बढ़ेगा तो आपका फ्यूल ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट उसी से रिलेटेड हैं चारों। ठीक है, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। सारे पॉइंट एक ही हैं, बस अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है, अलग अलग फैक्टर। जैसे यहाँ क्लाइंबिंग अप हिल पे जाने पे आपका प्रेशर कम हो जाता है, लेस डेंसिटी जो है कम हो जाती है एयर की। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं। ठीक है, जो नहीं समझ में आया वो आप पूछ सकते हैं।